हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है, दैट इज बीएमबी 102 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा जो स्कीम है क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है। एंड उसका जो डिटेल में सॉल्यूशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि जैसे ये तो मैं चलिए एकेटीयू एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बना रही हूँ, ठीक है। बट आप चाहे ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं, किसी भी कोर्स के आप हैं, जरूर पीवाईक्यू जो है ना वो जरूर एग्जामिनेशन में करके जाना चाहिए। कम से कम पिछले 3 साल का तो पीवाईक्यू लगा के ही जाइएगा। बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब आप ये पूछेंगे कि क्यों जरूरी है, तो इसके एक नहीं कई बेनिफिट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक से ज्यादा साल के आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे हर साल उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इवन कुछ बार तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। काफी बार टॉपिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें कॉमन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आइडिया लग जाता है, तो इसलिए पीवाईक्यू जरूर करके जाना चाहिए एग्जामिनेशन। इसके साथ ही हमें अपनी तैयारी का लेवल भी पता चल जाता है कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यू जरूर एग्जाम में करके ही जाइएगा। और क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाता है। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन, सेक्शन बी में कितने, सेक्शन सी में कितने, ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल क्या है, एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पी वाई क्यू कम से कम 3 साल का तो करके ही जाइएगा। आज की इस वीडियो में 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। 2024-25 सेशन में 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आने वाले समय में 2023 का 2022 के भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। और एक बात और है, अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो वीडियो यूजफुल है ही, आपको तो अंत तक देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत कॉमन सब्जेक्ट है जो हर यूनिवर्सिटी में होता ही है। आप कहीं से भी एमबीए कर रहे हो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर रहता ही है। तो आप बाकी यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर काफी यूजफुल है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है लेकिन सब्जेक्ट नहीं अलग होते। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है या जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो अलग नहीं होते। मेन मेन टॉपिक्स वही रहते हैं, कुछ और ऐड हो सकता है, बट मेन मेन टॉपिक्स वही रहते हैं, ठीक है। तो भले ही आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी भी हो, एकेटीयू के अलावा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी हो, तो भी आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए भी बहुत यूजफुल है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएंगे, प्लस इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन भी मैं डिस्कस करूंगी, जिससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ओके। और एक बात और मैं कहूंगी कि ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, बीएमबी 102 जो कोड है उसका। आपको इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं, प्लस जो फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगी तो वहां पे भी आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में मैंने वीडियोज में पढ़ाया है ये टॉपिक। यहाँ पर जो मैं अभी आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी वो थोड़ा सा हम, क्योंकि ये टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियोस रेफर करिएगा। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है 102 बीएमबी 102 जिसका कोड है, ये है वो सब्जेक्ट। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेपर 70 नंबर का होता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होते हैं।
हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है? 7 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, तो ये जो पूरा सेक्शन है 14 नंबर का होगा, ठीक है? फिर सेक्शन बी आता है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है? हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो यानी टोटल ये जो सेक्शन है 21 नंबर का होता है, सेक्शन बी। फिर आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में इस तरीके से होगा, थर्ड क्वेश्चन में 2 दिए रहेंगे, आपको 1 करना है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 दिए रहेंगे, 1 करना है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन जो है उसमें 2 है, 1 करना है। 6 में से भी 1 करना है, 7 में से भी 1 करना है, ठीक है? अब हर क्वेश्चन इसमें भी 7 नंबर का है। सेक्शन सी में इन दोनों में से जो 1 आप करेंगे ना वो 7 मार्क्स का होगा। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन है, यानी 7 5 जा 35। सेक्शन सी आपका 35 नंबर का है, ठीक है? तो सेक्शन ए 14 नंबर, सेक्शन बी आपका 21 नंबर, सेक्शन सी आपका 35 नंबर का। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर है। आपको अभी थोड़ा छोटा-छोटा दिख रहा होगा, क्वेश्चन विजिबल नहीं होंगे, लेकिन अभी जब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी, तो इसको बड़े स्क्रीन पे कर देंगे, ठीक है? तो आपको दिखेगा, ठीक है? विजिबल है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, 3 से 4 लाइन में आपको आंसर करना है। बहुत डिटेल में मत लिखिएगा, टीचर 2 से ज्यादा नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो ये देखिए, दीज आर द क्वेश्चंस। ये 7 क्वेश्चन है जो अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि डिफाइन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो हमारे पेपर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम यही है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो देखिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मीन्स जब इकोनॉमिक के टूल, इकोनॉमिक की थ्योरी, इकोनॉमिक के जो टेक्निक्स है, वो जब मैनेजरियल पर्पज से यूज किए जाए, जब उनकी हेल्प से बिजनेस के डिसीजन लिए जाए, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है, एक स्ट्रीम है, जिसमें इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को मैनेजरियल पर्पज से यूज किया जाता है, तो उसे कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, टूल एंड टेक्निक टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के डिसीजन लेने में जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टूल थ्योरी को यूज करें, तो उसे मैनेजरियल इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है, मिल जाएंगे नंबर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है कि कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ मशीन टू बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस। आपको बताना है कि एक मशीन है जिसको आप केवल एक ही पर्पज से यूज कर सकते हैं। ऐसी मशीन की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है, ठीक है? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी सपोज करिए कोई चीज है, उसके 2 यूजेस है, तो आप तो बेस्ट यूज उसका करेंगे, ठीक है? तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आप फॉरगो कर रहे हैं, जिसे जाने दे रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक? और ये जो मशीन है, इसका तो केवल एक ही यूज है, तो यानी कोई सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट यूज कह लीजिए, इसका है ही नहीं, ठीक है? तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जीरो है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड फोरकास्टिंग का एक क्वालिटेटिव मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस पे क्वेश्चन आए हैं, इसी में 2 बार क्वेश्चन आए हैं, इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार डेल्फी मेथड के बारे में पूछा गया। एक सेकेंड, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड है क्या? डेल्फी मेथड इज अ डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। ये एक डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक है, जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे क्या किया जाता है, जो भी डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है एनोनिमसली, यानी बिना नाम मेंशन किए उनसे जो भी ओपिनियन है वो कलेक्ट की जाती है, एंड मल्टीपल राउंड में कलेक्ट की जाती है, ठीक है? एंड फाइनली ये जो ओपिनियन डिफरेंट कलेक्ट की गई है, इनको फिर ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये रिव्यू भी करते हैं, दोबारा उस पर विचार विमर्श होता है। तब तक होता है जब तक कोई एक कॉमन कंसेंसस ना बन जाए, यानी सबकी सहमति किसी एक चीज पे ना बन जाए, तब तक होता है, ठीक है? तो दिस इज डेल्फी मेथड, वेरी पॉपुलर मेथड, ठीक है? फीडबैक शेयर किया जाता है, एक्सपर्ट रिवाइज करते हैं अपने व्यूज, जब तक कंसेंसस ना बन जाए, ठीक? अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड इवन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एनवेलप कर्व क्या है? व्हाट इज एनवेलप कर्व? हाँ,
क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनवेलप कर्व। तो एनवेलप कर्व का एक दूसरा नाम भी है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व भी इसे कहा जाता है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व भी इसे कहा जाता है। इसका ग्राफ बनता है। यहाँ मैंने ग्राफ नहीं इंक्लूड किया है, बट आप मेरे वीडियोस मतलब देखेंगे तो वहां पे जब मैंने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व पढ़ाया तो ग्राफ बनाया है। तो ये जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है ये कैसे बनता है? दीज आर द टेंजेंट पॉइंट, मतलब जो टेंजेंट पॉइंट होते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के, उनके टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हुए कर्व बनता है। तो इसीलिए इसे एनवेलप कर्व कहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज फॉर्म्ड बाय टेंजेंसी पॉइंट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यानी शॉर्ट रन के जो एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन के छोटे छोटे कर्व होंगे, इनके टेंजेंट को मिलाते हुए वो कर्व बनता है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। तो इसी को एनवेलप कर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है ये बताएंगे और एग्जाम्पल। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, यानी एक एडिशनल यूनिट। मार्जिन, मार्जिन मतलब होता है वन। तो एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आ रही है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे तो 10,000 का खर्चा आया। 101 यूनिट प्रोड्यूस की तो 10,000 120 रुपए का खर्चा आया। तो यानी एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना एडिशनल खर्चा आया? 120 रुपए ना। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 120। इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल मीनिंग ऑफ डुओपोली। डुओपोली, सॉरी डुओपोली। डुओपोली क्या होता है? देखिए आपने मोनोपोली पढ़ा था, ठीक है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली, ये सब पढ़ा है ना मार्केट स्ट्रक्चर में। ये है डुओपोली। डुओपोली क्या है? डुओ मतलब है दो। देखिए मोनोपोली में क्या था? जब सिंगल सेलर हो, मोनो मतलब वन, जब सिंगल सेलर हो तो मोनोपोली। डुओ मतलब दो, ठीक है? जब दो सेलर हो तो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे केवल दो ही सेलर है उसको डुओपोली मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डुओपोली मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे दो फर्म डोमिनेट करे पूरे मार्केट को, उसको डुओपोली कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई रूट है एयरलाइन का, ठीक है? कोई पर्टिकुलर रूट है, वहां पे केवल दो एयरलाइन ही चलती है, शायद स्पाइस जेट और इंडिगो ही चलती है। तो वहां पे क्या है? इनकी डुओपोली है, केवल यही दो ऑप्शन है और कोई फ्लाइट उस रूट पे चलती नहीं है, तो आपको वही चूज करना पड़ेगा। ये दिस कुड बी द एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, सेक्शन 1 है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस बताइए। तो पूछा केवल फेजेस गया है, बट अगर आपको डायग्राम पता है तो जरूर बना दीजिएगा, ठीक है? नहीं पता है तो यहां से देख के बना दीजिएगा। 4 फेजेस बिजनेस साइकिल के क्या है? एक्सपेंशन, पीक, फिर डिप्रेशन, फिर ट्रफ। एक्सपेंशन, पीक, डिप्रेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे उसे। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये है एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन हुआ, फिर ये पीक आया, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये बॉटम पॉइंट ट्रफ, ठीक है? तो ये 2 नंबर में है तो केवल इतना लिखिएगा, लेकिन अगर डिटेल अभी आगे डिटेल में भी आया, सेक्शन सी में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बिजनेस साइकिल पे इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है, ठीक है? तो सेक्शन सी में आपको डिटेल में लिखना है, ठीक। चलिए आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है? 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, ठीक है? थोड़ा सा आप डिटेल में लिखना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में ही रखूंगी क्योंकि लॉन्ग में आपको देखना है तो मेरे वीडियोस रेफर करिएगा, वहां मिलेगा लॉन्ग में। और ये जो पीडीएफ है ना, ये मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, 102 अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ। धीमे धीमे 103, 4, 5, 6, 7 पूरा सातों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी, और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अगला क्या है? अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज द यूज ऑफ इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट एंड टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है? कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट का क्या कैसे यूज होता है, एंड टाइम पर्सपेक्टिव जो प्रिंसिपल है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज होता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है? तो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैनेजरियल डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू।
इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी मैनेजरियल डिसीजन है ये किस चीज पे बेस्ड होने चाहिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, हमने अगर प्रोडक्शन बढ़ाया तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, एंड उससे हमारा एडिशनल रेवेन्यू और कितना बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा डिसीजन इस चीज पे होना चाहिए, इंक्रीमेंटल या कह लीजिए एडिशनल कॉस्ट पे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे। और कैसे इसको डिसीजन मेकिंग में यूज करें, अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि अपना जो प्रोडक्शन है उसे एक्सपेंड करे कि नहीं करें, कोई स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करे कि नहीं करें, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें कि नहीं करें, तो इस टाइप के डिसीजन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को कंपेयर किया जाता है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमें और कितनी कॉस्ट आएगी, या हमने एक्सपेंशन किया तो और कितनी एडिशनल कॉस्ट आएगी, और उससे हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, तो इसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एंड अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है, तो फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगला क्या है, टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल। टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि केवल शॉर्ट रन नहीं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के इफेक्ट को एनालाइज करना चाहिए। किसी भी डिसीजन, कोई डिसीजन हमें लेना है तो इस डिसीजन का शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीजों को एनालाइज करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर मस्ट कंसीडर बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ द डिसीजन। ठीक है, हम जो डिसीजन लेंगे ऐसा ना हो कि शॉर्ट रन में तो फायदा है लेकिन लॉन्ग रन में इसका नुकसान हो। ठीक है, तो टाइम पर्सपेक्टिव यही कहता है कि दोनों चीजों को कंसीडर करके डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे डिसीजन अवॉइड करना चाहिए जो शॉर्ट रन में तो फायदा दे बट लॉन्ग रन में नुकसान हो। ठीक है, तो यही सब डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का, डिफरेंशिएट करना है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड एंड उसका शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है टेबल, आपको टेबल बनानी है, कर्व बनाना है। ठीक, तो ये भी मैंने वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बाय सिंगल बायर, मार्केट डिमांड मतलब सारे बायर मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। और इंडिविजुअल डिमांड किस पे डिपेंड करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम क्या है, टेस्ट क्या है, इस पे। ये मार्केट डिमांड डिपेंड करती है पॉपुलेशन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, एंड इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल ऐसे करके बनाएंगे, एक प्राइस का कॉलम होगा, एक क्वांटिटी डिमांडेड का कॉलम होगा। ठीक है, अब इसके कर्व की अगर मैं बात करूं, इसका जो ग्राफ होता है ना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड घटता है। ठीक, ऐसा ग्राफ नॉर्मल होता है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व में है। अगर मार्केट डिमांड में क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, बस ये अंतर होता है दोनों के ग्राफ में। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसे होता है, ये ए है, कोई कस्टमर ए है, उसका डिमांड, बी का डिमांड, सी का डिमांड। लेकिन अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो वो थोड़ा सा ऐसे करके फ्लैट होता है, तो ये अंतर होता है। और फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि मार्केट डिमांड ज्यादा होती है, दिस इज द रीजन। ये एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द इकोनॉमी ऑफ स्केल टू एन एफएमसीजी कंपनी एज स्केल एक्सपेंड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू होल इंडियन मार्केट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल से क्वेश्चन है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या कहता है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे बढ़ाओ कि इकोनॉमी यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या पड़े, कम हो जाए। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम आए, दिस इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। लेकिन एक लिमिट के ऊपर बढ़ा देते हैं तो इकोनॉमी डिस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि एक एफएमसीजी कंपनी है, पहले ये नॉर्थ इंडिया में थी, अब वो पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रही है, तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल को एनालाइज करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले केवल नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे थे, अब ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, एफएमसीजी कंपनी है, तो किस किस चीजों में से इकोनॉमी ऑफ स्केल पड़ेगी, तो वो आपको बताना है। सबसे पहला क्या होगा, परचेजिंग इकोनॉमी। परचेजिंग इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि अब बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमें और ज्यादा सस्ता पड़ेगा ना। पहले केवल नॉर्थ इंडिया की डिमांड पूरी कर रहे थे, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया की डिमांड पूरी करेंगे, तो अब हम और बल्क में सामान खरीदेंगे और ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो हमें क्या होगा, पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी रॉ मटेरियल की वो सस्ती आएगी। तो ये परचेजिंग इकोनॉमी है। अगला क्या है, प्रोडक्शन इकोनॉमी। प्रोडक्शन इकोनॉमी मतलब पहले
जो मशीनरी से हम जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना कर रहे थे, अब हम और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। अब जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो भी कम पड़ेगी पर यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास जो पहले से जो हायर मैनेजर हैं, वो अब 2 प्रोडक्ट की जगह 4 प्रोडक्ट मैनेज करेंगे, तो उसमें भी हमें सस्ता पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सस्ता पड़ेगा। फाइनेंस हमें बैंक, अब हम ज्यादा लोन उठाएंगे ना बैंक से, तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बैंक कम ऑफर करेगा। तो ये फाइनेंस इकोनॉमी होगी, R&D इकोनॉमी होगी। तो यही दीज आर द इकोनॉमीज, ठीक है। तो मतलब कुछ ये 5-6 इकोनॉमीज थी, 7 थी, ठीक है। ये आपको डिटेल में लिखना है। चौथा क्वेश्चन सेक्शन बी का। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट विद डायग्राम, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओलिगोपोली मार्केट से भी इसमें क्वेश्चन है, किंग डिमांड कर्व पे आया है क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक पे आया है, या डुओपोली का एक क्वेश्चन आपने देखा था। तो मार्केट स्ट्रक्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में टीआर, एमआर, एआर किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से इनका ग्राफ होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। एआर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। एमआर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू समझ रहे हैं ना, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल कैसे निकलेगा, मतलब 1 एडिशनल यूनिट सेल करने में जो रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। क्या आ गया। अब इनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो इसका ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसका ग्राफ दिखाती हूँ। ये इस तरीके से इनका ग्राफ बनता है। ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ग्राफ है। तो जो टोटल रेवेन्यू है इट इंक्रीजेस, और ये मैक्सिमम में पहुंचता है, उसके बाद फॉल करता है। मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ जो है वो एवरेज रेवेन्यू मतलब डिमांड। मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ नीचे होता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, और इसकी डिटेलिंग इस तरीके से ग्राफ बनता है, और इसकी डिटेलिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में वीडियो में मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इलाबोरेट, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है। आपको बताना है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड सजेस्ट करने हैं 2 मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन सबसे पहले क्या होता है ये देखते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, इनकी जो प्राइस बढ़ती जा रही है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द कॉन्टिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो इनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही हैं, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के 5 कारण होते हैं। अगर कॉजेस की बात करें तो इन्फ्लेशन के 5 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि डिमांड मतलब तो जान रहे हैं, ठीक है, पुल खींच रहा है, यानी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है, तो ये पहला कारण होता है। एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है। अगला क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश कर रही है, यानी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है तो नो डाउट वो प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। प्रोडक्ट अगर महंगे में बन रहा है, कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है तो महंगे में बिकेगा, तो वही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगला क्या है, मॉनिटरी फैक्टर। मॉनिटरी फैक्टर मतलब क्या है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन होता है, वही एक्सेस मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। अगला क्या है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हैं तो महंगा पड़ेगा ना, तो भी तो इन्फ्लेशन है। राइज इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अगला क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि कुछ चीजें हमारे पास लिमिटेड ही हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड ही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही है ना, तो यहाँ पे उससे ज्यादा चाहिए तो प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा ही। अगला क्या है, क्या क्या मेजर्स हैं, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ मॉनेटरी मेजर हैं, जैसे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम कर दें। अब सप्लाई कम कैसे कैसे किया जा सकता है, ये पूरा डिटेल में इकोनॉमिक्स में मैंने मनी सप्लाई वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, क्रेडिट सप्लाई कम कर दे, मनी सप्लाई कम कर दे, ठीक है। कुछ फिजिकल मेजर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, ठीक। तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आ जाते हैं सेक्शन सी पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं
देखिए मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी कमेंट लिख लीजिए सेक्शन सी स्टार्ट होने से पहले कि ये वीडियो कैसा है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो मैंने 2 सब्जेक्ट ही अपलोड किए हैं, बट मैं आगे तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हैं आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं आगे ये सब्जेक्ट पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, मैं खुद डायलमा में हूं कि बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं इतनी मेहनत से एक एक घंटे के वीडियो बन रहे हैं, तो मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ और आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज मुझे फीडबैक दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे फिर वीडियो लाऊंगी। अगर नहीं यूजफुल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा, तो मैं आगे थर्ड पार्ट नहीं बनाऊंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में वही मैंने बताया ना, 2-2 क्वेश्चन है, एक करना है। थर्ड क्वेश्चन में 2 है, एक करना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। पहला क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये अलग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है। इवन आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, अलग अलग बुकें थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग। दे आर डिफरेंट बट स्टिल दे आर रिलेटेड, यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है कि दे आर डिफरेंट स्टिल दे आर रिलेटेड। तो कैसे भाई, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आए हैं, और इनमें डिफरेंस पहले आप बताएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे पूरी इंटायर इकोनॉमी के बारे में बात होती है मैक्रो में। ठीक है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है, यहाँ पे एग्रीगेट डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पे प्राइस डिसीजन डिटर्मिनेशन, रिसोर्स एलोकेशन होता है, जहाँ जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है, पॉपुलेशन के बारे में बात होती है, नेशनल इनकम के बारे में बात होती है, जीडीपी, जीएनपी, मनी सप्लाई, इन सब के बारे में बात होती है मैक्रो में। ठीक है? तो ये तो डिफरेंस हो गए, बट हाउ दे आर रिलेटेड, कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमी इफेक्ट्स मैक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी इफेक्ट्स माइक्रो इकोनॉमी। कैसे, अब मैं बताती हूँ। देखिए, पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमी डिपेंड या कह लीजिए इफेक्ट करती है मैक्रो इकोनॉमी को। ठीक है, जब भी कोई मैनेजर डिसाइड करता है प्राइस या प्रोडक्शन, ये सब माइक्रो इकोनॉमी के फैक्टर है। ठीक है, जब भी मैनेजर को आउटपुट, प्राइस, प्रोडक्शन ये सब डिसाइड करना होता है, तो ये मैक्रो फैक्टर्स को देखता है ना, मैक्रो फैक्टर को भी कंसीडर करता है। ठीक है, जैसे उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो ये सारी चीजें मैक्रो फैक्टर को कंसीडर करते हुए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस, आउटपुट, प्रोडक्शन डिसाइड करती है। तो देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी पर डिपेंड कर रही है। इन द सेम वे मैक्रो इकोनॉमी भी तो माइक्रो पे डिपेंड करती है। मतलब कोई भी इकोनॉमी है वो ग्रो कब करेगी, जब वहां की ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे जो भी फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रो करेंगे। ठीक है, देखिए यही लिखा है, स्टेबल इन्फ्लेशन, स्टीडी जीडीपी, लो इंटरेस्ट रेट हेल्प फर्म प्लान प्रोडक्शन, सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रोडक्शन करेंगी, सेल करेंगी, एम्प्लॉयमेंट देंगी, खूब प्रोडक्शन करेंगी, तभी तो ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप करेगी, तभी पूरी इकोनॉमी की जीडीपी राइज करेगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो आप देख रहे हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट डाल रही है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ये आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये दोनों को इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको इलैबोरेट करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एजम्पशन एंड एप्लीकेशन। क्या नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होते जाना, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब, मार्जिन मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, एक तो पहली बात, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लॉ का डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, अभी डायग्राम भी बताऊंगी। अगर आपने डायग्राम समझ गए ना, तो आप मतलब बना लेंगे, मतलब लिख लेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या कहता है कि जब अगर हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूम करता जा रहा है और कंज्यूम करता जा रहा है, तो जो
मार्जिनल यूटिलिटी है, इट स्टार्ट फॉलिंग, वो घटती जाएगी। पहले जब हमने पहली बार प्रोडक्ट खाया, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए पानी की बात लेते हैं। हमें बहुत प्यास लग रही थी, हमने पहली ग्लास पानी पाई तो पानी पिया तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी हाई होगी। फिर उसके बाद दूसरी ग्लास पी हमने पानी, तो थोड़ा सा लेस सेटिस्फैक्शन। तीसरी ग्लास पी और कम, चौथी ग्लास जरूरत ही नहीं है पानी पीने की, ठीक है। तो वही ये लॉ कहता है कि जो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब कोई कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने लगता है, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, वो डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है कि घटता जाता है, घटता जाता है। पहली ग्लास पानी पियेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन चौथी ग्लास पांचवी ग्लास में क्या वो सेटिस्फैक्शन रहेगा? नो। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, क्या होती है? डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ये देखिए पानी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। अब इसके कुछ एजम्पशन है, पता होने चाहिए, एजम्पशन बोला गया है लिखने के लिए। एक तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजप्शन होना चाहिए, यानी जो हम कंज्यूम करें उसकी साइज बराबर होनी चाहिए। अगर एक ग्लास पानी पी रहे हैं तो एक ग्लास ही पानी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, ऐसा ना हो पानी अभी हमने पिया फिर 1 घंटे बाद पिया, तो 1 घंटे बाद तो फिर से हमें प्यास लग सकती है ना, तब वो नहीं माना जाएगा। तो इसके कुछ असम्पशन है, मतलब ये लॉ तभी फुलफिल होता है व्हेन दीज असम्पशंस आर फुलफिल्ड। रेशनल कंज्यूमर है, नॉर्मल गुड है, ठीक है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका फायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है? तो जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है ना, तो इस लॉ को ध्यान में करके रख के करती है, ठीक है। डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी, जब कंपनी बल्क में प्रोडक्ट सेल कर रही होती है तो प्राइस कम रखती है, कि बल्क में फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो प्राइस कम रखती है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करने में, टैक्सेशन पॉलिसी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ठीक है, एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। आपने नोटिस किया होगा कुछ कंपनीज टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती हैं हर समय। क्यों लॉन्च करती है? क्योंकि वो जानती हैं जो कंज्यूमर है वो पुराने प्रोडक्ट से बोर हो चुका है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो चुकी है, इसीलिए नए प्रोडक्ट आते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा इसका ग्राफ मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, मैं सोच रही थी ग्राफ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ इसमें ऐड करना भूल गई। इसका ग्राफ ऐसे करके बनता है, ठीक है। और ये वीडियो डिटेल में है मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, कमेंट में भी दे दूंगी, तो वहां से आप देखिएगा, तो इसका वीडियो में आपको ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ मैं ऐड करना भूल गई उस ग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड उसका ग्राफ डायग्राम बनाइए, कितने टाइप का होता है ये लिखिए। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड ये क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। कितने टाइप की होती है प्राइस इलास्टिसिटी? 5 टाइप की होती है। डिटेल में डायग्राम अपने वीडियो में मैंने बनाया हुआ है। पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें ईपी 0 होता है, ईपी इनफाइनाइट होता है। इलास्टिक डिमांड ईपी ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक डिमांड ईपी लेस देन 1, यूनिटरी डिमांड ईपी इक्वल्स टू 1। ठीक है, डिटेलिंग मैंने अपने वीडियो में भी दिया है, यहाँ पे भी है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा क्या है? प्राइस फिक्स करने में हेल्प मिलती है, सेल्स फोरकास्टिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। ये देखिए इसके ये 5 डायग्राम है, इसके ग्राफ अलग अलग इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़े साफ नहीं है, मेरे वीडियो में डिटेल में अच्छे से बनाए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मीरो शेफ है, वो प्लान कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा कंज्यूमर फ्रेंडली
रोटी मेकिंग डिवाइस फॉर न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। बट वो चाहता है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले थोड़ा सा डिमांड फोरकास्टिंग कर ले, मतलब डिमांड है भी कि नहीं इसकी मार्केट में। तो उसके लिए चाह रहे हैं कि 2 डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड आप उनको सजेस्ट करिए। क्वालिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड, ठीक है। तो मैंने बताया था डेल्फी मेथड बहुत काम का मेथड है, तो वो बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे आप डेल्फी मेथड रिकमेंड कर सकते हैं कि डेल्फी मेथड यूज कर ले। डेल्फी मेथड क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दूसरा कंज्यूमर सर्वे मेथड कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर से पूछा जा सकता है कि इसकी डिमांड के बारे में। डायरेक्टली आस्क किया जा सकता है पोटेंशियल कस्टमर से, ठीक है। क्वेश्चनर के थ्रू भी, इंटरव्यू के थ्रू भी, ऑनलाइन सर्वे के थ्रू भी, ठीक है। बाकी कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड है, जजमेंट फोरकास्ट मेथड है, सेल्स फोर्स ओपिनियन है। ये कुछ और मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज हो सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, रीड कर लीजिए। Elaborate the 3 stages in the law of variable proportion. Draw the diagram to explain the concept. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं इसके ग्राफ में, ठीक है। तो तीनों स्टेज आपको डिटेल में एलाबोरेट करना है, ठीक है। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि सपोज करिए एक इनपुट को हम देखिए वेरिएबल क्या नाम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी एक वेरिएबल फैक्टर को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, कीपिंग द अदर फैक्टर, जो भी इनपुट है बाकी इनपुट को फिक्स रखिए, एक इनपुट को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद इट विल स्टार्ट फॉलिंग। यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, व्हेन वन इनपुट, सपोज करिए लेबर लेते हैं वन इनपुट, तो लेबर को इंक्रीज करते जाएं, जबकि दूसरे इनपुट क्या हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, इसको फिक्स रखते हैं। तो लेबर को अगर हम इंक्रीज करते जाएं, इनको फिक्स रखें, तो आउटपुट पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, बट द रेट ऑफ इंक्रीज चेंज, लेकिन ये जो इंक्रीजिंग रेट है ना धीमे धीमे चेंज होगा, ऐसे ग्राफ ऐसे आएगा और उसके नीचे आ जाएगा। पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद फॉल करने लगेगा। तो यही इसकी 3 स्टेजेस बनती हैं, ठीक है। ये लॉ अप्लाई होता है शॉर्ट रन में और व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल। तो वही 3 स्टेजेस आपको डिटेल में डिस्क्राइब करनी है। पहली स्टेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, ठीक है। इसमें टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को आप ग्राफ में शो करते हैं। का ग्राफ अभी मैं दिखाऊंगी। दूसरा स्टेज क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड तीसरा स्टेज होता है निगेटिव रिटर्न। ये पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, निगेटिव रिटर्न, और इसका ग्राफ कुछ ये बनता है ऐसा। ये इसका ग्राफ है। ये जो है स्टेज 1 है, दिस इज स्टेज 2। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। ये है आपका स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3। जो टोटल प्रोडक्ट है वो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका ग्राफ ये, मार्जिनल का ये ऐसे करके फिर ये निगेटिव में चला जाता है, और एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनता है। और ये 3 इसकी स्टेजेस हैं। तो ये आपको डिटेल में मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, डिटेल में आपको ये ग्राफ भी बनाना है और ये एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन द चेंज इन कॉस्ट एज प्रोडक्शन इंक्रीज। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कैसे चेंज होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द चेंज इन कॉस्ट एंड डिसीजन रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इन दिस कंटेक्स्ट, यानी कैसे चेंज होती है कॉस्ट। डिस्क्राइब द चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है डिस्क्राइब करना है, और कैसे डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं ये डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे बिहेव करती है जब प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एक होती है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो सबसे पहले आउटपुट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, ठीक। अब फिक्स कॉस्ट में भी एक एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। कैसे वेरी करेगी वो अभी मैं बताती हूँ। एक वेरिएबल कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ वेरी करती है, टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होता है, ठीक है। एक एवरेज कॉस्ट भी है ना, एवरेज कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट दो है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। शिट, मैंने इसमें इसमें भी मैं ग्राफ ऐड करना भूल गई, बट मेरे वीडियो में ग्राफ है, आप वहां से रेफर करिएगा, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, जो एवरेज कॉस्ट होता है उसका यू शेप कर्व होता है, ठीक है।
और इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट किस पे होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे होता है जब mr इक्वल्स टू mc होता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? जब mr इक्वल्स टू mc होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये आपको डिटेल में लिखना है कि एवरेज कॉस्ट कैसा उसका ग्राफ होता है, कब राइज करता है, कब फॉल करता है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, तो ये आपको डिटेल में लिखना है। ये मेरे वीडियो से रेफर कर सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन रीड कर लीजिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट कंडीशन एंड एनालाइज द किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व एनालाइज करना है, ओलिगोपोली मार्केट का आपको फीचर्स बताने हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट के सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर होते हैं पर बड़े सेलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एयरलाइन, सीमेंट इंडस्ट्री, और वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर एक ने प्राइस चेंज की तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी कंपनी भी रिएक्ट करेगी, ठीक है। बैरियर टू एंट्री होती है, यानी यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि इसमें इतना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ना, कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हर कोई उस मतलब इस मार्केट में इंटर नहीं कर सकता। हर कोई अपनी एयरलाइन नहीं खोल सकता, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, प्लस मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे प्राइस वाला कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का कंपटीशन होता है, ब्रांडिंग का कंपटीशन होता है, डिस्काउंट का कंपटीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस फिक्स रहती है, प्राइस रिजिडिटी होती है, स्टिकनेस होती है, क्योंकि एक ने प्राइस चेंज किया तो दूसरा कॉम्पिटिटर भी प्राइस चेंज कर लेगा, एक ने बढ़ाया दूसरा ही बढ़ा लेगा, एक ने गिराया दूसरा ही गिरा लेगा, इसलिए यहाँ पे प्राइस जनरली फिक्स रहती है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे बहुत हैवी खर्चा होता है। और यहाँ पे डिमांड कर्व जो है ना वो इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट मतलब डिमांड क्या हो जाएगी कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है, डिमांड आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। और किंग डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग डिमांड कर्व इज गिवन बाय पॉल ट्रेजी ने ये किंग डिमांड कर्व दिया था। ये इसके कुछ एजम्पशंस हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद ये इसका ग्राफ है। ये बनाना बहुत जरूरी है, किंग डिमांड का पूछे तो इसका ग्राफ तो जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट कंडीशन। देखो मोनोपोली मार्केट तो आपने पढ़ा है, अब ये क्या आ गया है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बेसिकली क्या है? देखिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अंतर करना। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर हो, लेकिन वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हो सेम प्रोडक्ट का टू डिफरेंट कस्टमर, यानी प्रोडक्ट सेम है लेकिन डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हो। रेलवे, क्या प्रोडक्ट सेम है, रेलवे सेम है, लेकिन उसी में AC1 भी है, AC2 भी है, AC3 भी है ना। तो सिंगल सेलर है, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कंज्यूमर से, ठीक है, जबकि कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक तो मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करना चाहिए, और आपस में जो कंज्यूमर है वो रीसेल ना कर सके, आर्बिट्रेज ना कर सके, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट हो, ठीक है, और जहां पे सेपरेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हो, जहां पे आप डिवाइड कर सकें। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, 3 डिग्रियां होती हैं इसकी, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, दोबारा मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये स्लाइड आप देख लीजिए, तो रीड कर लीजिए, डिटेल में और जानना है तो मेरे वीडियोस रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने कहा था ना बिजनेस साइकिल पे फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए 7 में है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल बताइए, डिस्कस कॉजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज फेजेस। ये जो डिफरेंट फेजेस हैं ये क्यों फॉर्म होते हैं इसके कारण बताइए, एंड रिकमेंड करिए कि जो अनफेवरेबल फेजेस हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये बताइए, ठीक है। तो 4 फेजेस कौन से हैं आपका? एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ, ये 4 फेजेस हैं। एक्सपेंशन कब आता है? जब प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। पीक कब आता है? जब मैक्सिमम आउटपुट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कब आता है? जब प्रोडक्शन फॉल हो रहा हो, ठीक है। और ट्रफ कब आता है? एकदम बॉटम पे, जब लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब।
ठीक, अब इनके कारण क्या है वो तो लिख ही दिया था वहां पे कि ये बिजनेस साइकिल क्यों फॉर्म होती है, कारण क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, मॉनिटरी फैक्टर फ्लक्चुएट करते हैं, कंडीशंस वेरी करती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वेरी करती हैं, पॉलिटिकल कंडीशन वेरी करती है। तो दीज आर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, डिमांड शॉक होता है, मतलब डिमांड कभी बहुत ज्यादा राइज होती है, फॉल होती है, इसकी वजह से होता है। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर। अनफेवरेबल फेजेस हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जब एकदम कह लीजिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में चेंज करती है, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में चेंज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करती है, इन्वेस्टमेंट को और प्रमोट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे बिजनेस साइकिल का जो अनफेवरेबल फेज है उसको कम किया जाता है। आखिरी क्वेश्चन, फाइनली आखिरी क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, 1 घंटा शायद हो गया, मतलब मैंने टाइम देखा नहीं था, बट अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स के आसपास ही वीडियो बन रहा है, और यही पेपर आपको 3 घंटे में लिखना है एग्जाम में। खैर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, आपको इनमें से 2 क्वेश्चन में से ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो आप कम क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ। अगला क्या है, एनालाइज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो 4 सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उनमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, एक चीज और है, इसका एक डायग्राम बनता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने डायग्राम के साथ ये सर्कुलर फ्लो डिटेल में डिस्कस किया है। इवन आपने अगर कॉमर्स लिया होगा तो क्लास 11-12 में भी ये डिटेल में था। ठीक है, तो वो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो वो आप वहां पे पढ़िएगा। बाकी मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। जो 4 सेक्टर मॉडल है उसमें 4 सेक्टर्स कौन से हैं, एक आपका हाउस होल्ड है, एक फर्म है, गवर्नमेंट है एंड फॉरेन सेक्टर है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो जो होता है इन 4 सेक्टर में, पहला हाउस होल्ड है। देखिए हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और पब्लिक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। फॉरेन सेक्टर जो है वो क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इनकम है इन 4 सेक्टरों में सर्कुलेट हो रही है, और किस तरीके से हो रही है वो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है डायग्राम के साथ। ठीक है, ये सब आप लिखेंगे, ये सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रहा है, सारी चीजें आप डिटेल में लिखेंगे। रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, फिर लीकेज या इंजेक्शन भी होता है, मतलब इनकम अगर लीव कर रही है इकोनॉमी से या इनकम इंटर कर रही है, ये कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट 1 घंटे में डिस्कस करने की कोशिश की है। ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोस में इन टॉपिक को डिटेल में विद ग्राफ बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप वो रेफर करिएगा, और अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। 1-1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने में मतलब बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज में मोटिवेट करते रहिए, कमेंट करिएगा कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और मैं आगे इस तरीके से लेक्चर लाऊं कि नहीं लाऊं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।